हेलो और वेलकम। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन की तारीख। ये सिर्फ फैक्ट्स की कहानी नहीं, बल्कि ये उन दरियाफ्तों का सफ़र है जिन्होंने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपके सामने लाखों करोड़ों किस्म के जानदार हैं, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ी से बड़ी वेल तक। आप उन सबको समझने की शुरुआत आखिर कहाँ से करेंगे? यही वो सबसे बड़ा चैलेंज था जिसका सामना शुरू के साइंटिस्ट को करना पड़ा कि जिंदगी के इस बेपनाह हुजूम को आखिर तरतीब कैसे दी जाए। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा सफ़र कुछ ऐसा होगा। पहले हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इस काम की बुनियाद रखी। फिर हम देखेंगे 2 किंगडम सिस्टम को और उसमें क्या कमी थी। उसके बाद हम नए किंगडम्स की तलाश पर निकलेंगे और आखिर में पहुंचेंगे 5 किंगडम सिस्टम तक, जो आज का स्टैंडर्ड है। और हाँ, हम ये भी समझेंगे कि ये पूरा सफ़र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है उन पहले थिंकर्स से जिन्होंने इस मुश्किल काम को अंजाम देने का सोचा। हमारी कहानी का पहला हीरो है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमलियम में उन्होंने जानवरों को ग्रुप्स में बांटने की सबसे पहली बारी कोशिश की। उनका तरीका बहुत सीधा साधा था, बिल्कुल सामने दिखने वाली चीज़ों पर, जैसे क्या किसी जानवर में लाल खून है या नहीं, क्या वो ज़मीन पर रहता है या पानी में। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन उस वक्त ये एक इनकलाबी सोच थी। फिर सदियों बाद एक अरब ज़ूलॉजिस्ट अल जाहिज ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। उनके लिए सिर्फ बाहर से देखना काफ़ी नहीं था। उन्होंने डाइसेक्शन का इस्तेमाल किया, यानी जानदारों को अंदर से चीरकर उनकी एनाटमी, उनकी साख्त को समझा। उनकी किताब किताबुल हयावान इस बात का सबूत है कि किसी जानदार को सही मायने में समझने के लिए उसके अंदर झांकना कितना ज़रूरी है। इन शुरुआती कोशिशों ने उस सिस्टम की बुनियाद रखी जो सदियों तक साइंस की दुनिया पर राज करता रहा, द 2 किंगडम सिस्टम। देखें, इस सिस्टम का आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त था। जिंदगी को 2 बड़े ग्रुप्स में बांट दो, सिर्फ एक चीज़ की बुनियाद पर, सेल वॉल। अगर किसी जानदार के सेल्स में सेल वॉल है तो वो किंगडम प्लांटे का हिस्सा है, अगर नहीं तो वो किंगडम एनिमेलिया में है। बिल्कुल साफ 2 टोक बात। और ये फर्क सिर्फ सेल वॉल तक नहीं था। जानवर हरकत कर सकते थे, तेजी से रिएक्ट करते थे और अपनी ग़िज़ा को निगल कर हजम करते थे। इसके बिल्कुल उलट पौधे एक जगह रहते थे, उनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो था और वो फोटोसिंथेसिस से अपनी ग़िज़ा खुद बनाते थे। इन साफ फर्क की वजह से ये सिस्टम बहुत अरसे तक बहुत मजबूत और लॉजिकल माना जाता रहा। लेकिन इस बिल्कुल साफ सुथरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा मसला था। सिंगल सेल जानदार जैसे कि बैक्टीरिया, वो कहाँ जाएंगे? उनमें कुछ चीज़ें पौधों जैसी थीं तो कुछ जानवरों जैसी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब इस 2 किंगडम सिस्टम के पास बिल्कुल नहीं था। और इसी पहेली ने साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया कि वो इस पुराने सिस्टम से आगे सोचें। और यहाँ से शुरू हुई नए किंगडम्स की तलाश। तो 1866 में अर्नस्ट हैकल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने एक तीसरा किंगडम बनाया जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। बेसिकली ये उन तमाम मिसफिट्स के लिए एक नया घर था। एल्जी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वो सब जानदार जो ना पूरी तरह पौधे थे और ना ही जानवर, उन्हें यहाँ एक नई जगह मिल गई। और फिर टेक्नोलॉजी ने आकर सब कुछ बदल दिया। बेहतर माइक्रोस्कोप्स की मदद से एडवर्ड शैटन ने एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त की जो बिल्कुल गेम चेंजर थी। उन्होंने देखा कि सेल्स बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये फ़र्क इतना बड़ा था कि इसने क्लासिफिकेशन के सारे उसूल बदल दिए। अब नई इन्फॉर्मेशन के साथ कोपलैंड ने एक और कदम उठाया। उन्होंने प्रोटिस्टा में से तमाम प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया को निकालकर उनका अपना एक अलग किंगडम बना दिया, मुनेरा। अब पहली बार क्लासिफिकेशन सिर्फ बाहर की शक्ल पर नहीं बल्कि सेल की बुनियादी साख्त पर हो रही थी। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया एरिस्टोटल की सिंपल ग्रुपिंग से, फिर हम 2 किंगडम सिस्टम पर आए, फिर हैकल ने तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा डाला और आखिर में कोपलैंड ने प्रोकैरियोट्स के लिए चौथा किंगडम मुनेरा बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तस्वीर साफ होती जा रही थी। और अब हम आते हैं उस सिस्टम पर जो आज हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। ये साल था 1969 जब रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन का एक नया और बहुत बेहतर मॉडल पेश किया। विटेकर का अप्रोच बहुत स्मार्ट था।
उन्होंने कहा कि हम जानदारों को सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि 3 अलग-अलग लेवल्स पर परखेंगे। पहला, सेल की साख्त, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा, जिस्म की बनावट, क्या वो एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल से। और तीसरा और सबसे अहम, ग़िज़ा हासिल करने का तरीका क्या है। और पता है, ग़िज़ा हासिल करने का तरीका, ये तो बिल्कुल गेम चेंजर था। ऑटोट्रॉफ्स यानी पौधे अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स यानी जानवर ग़िज़ा को निगलकर अंदर हजम करते हैं। लेकिन एक तीसरा ग्रुप सामने आया, फंगाई। ये अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। ये पहले अपनी ग़िज़ा को जिस्म से बाहर ही हजम करते हैं और फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब कर लेते हैं। बिल्कुल अलग तरीका। और इसी मुनफरिद तरीके की बुनियाद पर विटाकर ने फंजाई को अलग करके 5वां किंगडम बना दिया। अब तस्वीर बिल्कुल मुकम्मल थी। मुनेरा प्रोकैरियोट्स के लिए, प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स के लिए, और फिर 3 बड़े मल्टीसेल्यूलर किंगडम्स अपने खाने के तरीके पर अलग-अलग। प्लांटे फोटोसिंथेसिस, एनिमेलिया इंजेशन और फंगाई अब्जॉर्प्शन। तो आखिर इस पूरे सफ़र का मतलब क्या है? एरिस्टोटल से लेकर विटेकर तक ये कहानी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? ये सफ़र हमें साइंस की असल रूह के बारे में सिखाता है कि साइंस कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज़ नहीं है। ये हमेशा बदलती रहती है। जैसे जैसे हमारे पास नए सबूत और बेहतर टूल्स आते हैं, हम अपनी पुरानी समझ को बेहतर बनाते जाते हैं। तो देखें हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमने सिंपल मुशाहदे से शुरू किया, फिर हमने माइक्रोब्स की एक पूरी नई दुनिया दरियाफ्त की। उसके बाद हमने सेल्स के अंदर के बुनियादी फ़र्क को समझा और आखिर में ग़िज़ा और साख्त के गहरे एनालिसिस के ज़रिए हम आज के सिस्टम तक पहुँचे। लेकिन यहाँ एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या ये सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया है? क्या 5 किंगडम सिस्टम आखिरी जवाब है? अगर साइंस की तारीख ने हमें कुछ सिखाया है, तो वो ये है कि शायद नहीं। जेनेटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है कि अगली बड़ी दरियाफ्त बिल्कुल करीब हो, जो ज़िंदगी के बारे में हमारी समझ को एक बार फिर बदल कर रख दे।